तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज चलो हम आगे बढ़ाते हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 232 बीसी के अराउंड, ठीक है, अशोका की डेथ हो जाती है। लास्ट हमने अशोका के धमाके ऊपर वीडियो देखी थी, तो हम आज उसी से आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने देखा था 232 बीसी के अंदर जो हमारे अशोक थे, जो कि मौर्यन एम्पायर के एम्पायर थे, जो रूलर थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, इनके बाद जितने भी मौर्यन रूलर आते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, मतलब कि इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितने कि अशोक रहते हैं। हालांकि वो एम्पायर को मेंटेन तो कर पाते हैं अपने, मतलब पूरे एम्पायर को, लेकिन वो इतना मतलब इंपॉर्टेंट राजा नहीं हो पाते, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते कि हम उनके बारे में पढ़े या उनके बारे में कुछ नॉलेज लें। तो लास्ट जो मौर्यन एम्पायर, मतलब जो मौर्यन रूलर थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो थे अशोक। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद आते आते लगभग 185 बीसी के अराउंड जो लास्ट जो मौर्यन रूलर होते हैं, उनका नाम होता है बृहद्रथ। ठीक है, जो लास्ट जो मौर्यन रूलर होते हैं उनका नाम होता है बृहद्रथ। अब क्या होता है, अब जो बृहद्रथ हैं, इनके जो सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र सुंग, वो इनको मार देते हैं। ठीक है, किल्ड बाय हिज ओन सेनापति, या फिर आप कमांडर भी कह सकते हो। कौन थे वो? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, इसमें चाहे आप एस लगाओ चाहे एस एच लगाओ, एक ही बात है। और इसी के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो उस पे दी एंड हो जाता है मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन डायनेस्टी एंडेड। और क्या होता है, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ही जो शुंग डायनेस्टी है वो मगध की गद्दी के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है, बैठ जाती है। ठीक है, तो हमें इसके पीछे का बैकग्राउंड पता चल गया। तो आज हम बात करेंगे इसी की, शुंग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, शुंग डायनेस्टी और एक डायनेस्टी और देखेंगे हम, कान्वा डायनेस्टी। तो देखो, इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने जो बृहद्रथ को मारा था, ये आपको पता होगी बात कि देखो, मैंने आपको बताया था कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था। अगर सपोज कि ये हमारा इंडिया है तो मौर्यन एम्पायर पूरा फैला हुआ था। इधर मैंने गलती बना दी, ऊपर बनाता हूँ। ये देखो, इधर देखो, ऐसे है, ये पूरा मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, नीचे तक था, साउथ तमिलनाडु वाला और आपका केरला वाला एरिया छोड़कर ऊपर यहाँ तक, और आपका इधर पूरा अफगानिस्तान वगैरह, और इधर आपका पूरा म्यांमार तक, नेपाल, पूरा हिमालयाज तक इनकी फैली हुई थी। हमने लास्ट वीडियोस में हमने इनकी जो टेरिटरी है वो भी पढ़ी थी अशोक के टाइम पर। देखो, अब जब बृहद्रथ आते हैं, ठीक है, और उनके जो सेनापति हैं, उनकी क्या नाम है, पुष्यमित्र सुंग, ये इनको मार देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब पूरा जो एम्पायर है ना, पूरा एम्पायर अब मार दिया, अब कोई रूलर ही नहीं बचेगा वहां पे, और ये अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं कि अब मैं राजा हूं यहाँ पे। तो बाकी जगह जो होती है ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे किंगडम्स उभर के आते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि मान लो इतने से एरिया में कोई और आ गया, फिर गुजरात किसी और ने ले लिया, इतने से में कोई और आ गया, इतने में कोई, तो ऐसे उभर के आते हैं काफ़ी सारे। तो वही, लेकिन हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम सबके बारे में हमें नहीं जानना है, सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो वही, अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, इस पे कौन आता है, इस पे आती है शुंग डायनेस्टी। मैंने आपको बताया ना, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने पाटलिपुत्र कैपिटल थी इनकी भी तो कैपिटल वही थी मौर्यन की, तो पाटलिपुत्र, तो वहीं पे ही इन्होंने इसको मारा, राजा को, इसको बृहद्रथ को, और फिर अपने आप को मगध की गद्दी पे, मतलब कि पाटलिपुत्र पे स्टैब्लिश कर लिया, और वहीं पे स्टार्ट हो जाती है हमारी शुंग डायनेस्टी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आप याद रखना कि देखो, जो टाइम पीरियड चल रहा है, कौन सा, 185 बीसी पे इनकी डेथ हो जाती है बृहद्रथ की, और जो 200 से लेके 200 बीसी 200 बीसी से लेके 300
एडी तक ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मतलब होता है बाद, मॉडर्न एरा मतलब मॉडर्न डायनेस्टी जब रूल कर रही थी उस टाइम पीरियड को मॉडर्न एरा कहेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न एरा मतलब मॉडर्न डायनेस्टी जब रूल करती है उसके बाद के टाइम को हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, और वो जो चलता है 200 BC से लेके 300 AD तक। अगर वैसे देखा जाए तो इसके अंदर कितने साल है, इसके अंदर देखो ये BC और ये AD है, याद रखना। तो अब ये कैसे चलेगा, और इसी टाइम पे ही हमारी जो टाइम लाइन है वो भी चेंज होती है। टाइम लाइन कैसे चेंज होती है, मैंने आपको बताया था। ये जो टाइम पीरियड है, देखो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो हमारे जीसस क्राइस्ट है इनका भी बर्थ होता है, जिसको हम 0 मानते हैं। जैसे मैंने आपको टाइम लाइन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइम लाइन समझाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइम लाइन समझाई थी, बोला था ना कि देखो ये 0 है, इसके इधर वाले टाइम को हम BC कहते हैं, इधर वाले टाइम को हम AD या फिर CE कहते हैं, है ना। अब ये है 200 BCE और इधर है 300। यहाँ से चलता है उल्टा, 0 की तरफ आना है हमें, और फिर 0 से आगे चलता है। जैसे आज के चल रहा है, आज चल रहा है 2024 AD है ना, ये 2024 AD चल रहा है आज, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने साल हो गए इसके अंदर, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 200 हो गए, यहाँ से क्योंकि 200 से लेके हमें 0 तक जाना है, 200 साल तो ये हो गए, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 300 तक वो 300 हो गए। तो 200 + 300 500 साल हो गए टोटल, है ना। तो जो 500 साल है, 500 ईयर्स हैं, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। इस टाइम पे क्या है कि कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं उभर के आता, मतलब इतना बड़ा कोई एम्पायर नहीं बना पाता कि पूरे इंडिया को ही कब्जा ले, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कोई अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। तो इस टाइम पे नहीं आ पाता, इसलिए हम इसको पोस्ट मॉडर्न एरा कहते हैं। इसके बाद फिर एक नया एम्पायर उभर के आता है जिसको हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर। तो फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम गुप्ता एम्पायर को। तो याद रखना, पहले कौन बनाते हैं सबसे बड़ा एम्पायर, मौर्यन बनाते हैं, कांगे, ठीक है, मौर्यन बनाते हैं, मौर्यंस। उसके बाद जो नेक्स्ट एम्पायर बनाते हैं वो बनाते हैं गुप्ता, और उन दोनों के बीच के टाइम पीरियड को हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, ठीक है। और ऐसे ही गुप्ता एम्पायर बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाले पीरियड को हम क्या कहेंगे, पोस्ट गुप्तन एरा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि मतलब जो टर्म, ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, ये जो हम नाम लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एरा, पोस्ट गुप्तन एरा, तो ये मतलब किस टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो वही मैंने आपको समझाया है, ठीक है। 500 सालों की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, जो मैंने आपको बता दिया 200 BC से लेके 300 AD तक चलता है। इसके अंदर ही जो जीसस क्राइस्ट थे हमारे, इनका जन्म होता है, जिसको हम 0 मान के चलते हैं। और एक किसके ऊपर भेज दें, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ये भी आप याद रखना। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो एंशिएंट हिस्ट्री की बताई थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाओ पहले, मतलब ऊपर जाके वीडियोज़ में उसको देखो आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। फिर से मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर देखो आप बीच से स्टार्ट करते हो ना हिस्ट्री, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको सीरीज़ में पढ़ो, तब ये आप जो पॉइंट्स है उसको लिंक कर पाओगे अच्छे से। ये तो आप देखो, आप खुद बुक उठाओ, आप बुक से पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए लोगों को जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। लेकिन अगर आप इसको लिंक करके पढ़ोगे ना चीज़ों को, कि किसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, तभी आपको इंटरेस्ट बनता है। और फिर आपने देखा होगा कुछ बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री भी होता है, इसीलिए क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आती है कि किसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके पीछे देखो यही कारण होता है कि आप लोग कहते हो कि हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें समझ में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, क्योंकि आप बीच से कुछ भी पढ़ने लग जाते हो, और अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खास करके NCERT, जो 6th क्लास की जो NCERT आप उठा के देख लो, बिना टीचर की हेल्प के आप उस बुक को पढ़ नहीं सकते। NCERT को पढ़ तो लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, कभी किसकी बात कर दी, कभी किसी, मतलब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। अब वहाँ पे एक ये बात कर देगा, फिर आपसे यहाँ की बात कर देगा। अब इन दोनों को जो लिंक करना है वो कौन बताएगा, बुक में तो अच्छे से बता नहीं रखा, वो टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देख रहे हो ना स्टार्टिंग से एंशिएंट हिस्ट्री की, तो आपको मतलब NCERT पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर मैं सारा ही कवर करा रहा हूँ आपसे। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो चीज़ है जो मैंने ऐसे आपको बताई है पूरी समझा के, यहाँ से लेके अब जो मैं आपको डायरेक्ट, अगर मान लो मैं ये नहीं बताता, आपको डायरेक्ट मैं शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करा देता, तो आपको पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं पता ना, ये क्या हो रहा है, कैसे ये आई पावर के अंदर, कैसे आप बोलोगे कोई तो मौर्यन चल रही थी अब शुंगा आ गई,
तो ये कैसे आई, वो मैंने आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यही तो समझाया, तभी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग कौन थे, जो इनके सेनापति थे, वो उन्होंने इनको मारा, तब जाके फिर अपने आप को शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करी उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा इतना आप इसके अंदर याद रखना कि इस पीरियड को हम पोस्ट मॉडर्न एरा कहते हैं। और इसके अंदर देखो, जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उभर के आई, जिन्होंने कुछ हद तक अपना एम्पायर बनाने की कोशिश करी। तो वो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज कौन कौन सी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो मैंने आपको बताया जैसे शुंग डायनेस्टी है ना, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। शुंग डायनेस्टी के साथ साथ इधर लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। शुंग डायनेस्टी हो गई, इसके बाद कानवा डायनेस्टी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स की, इंडो ग्रीक्स के बाद हम बात करेंगे शाकाज की, इसके बाद पार्थियंस की, फिर कुशान्स की, इसके साथ साथ सतवाहन्स की, और लास्ट में इक्ष्वाकुस की, इक्ष्वाकुस। ठीक है, तो ये जो डायनेस्टीज हैं, एक हम अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आज हम इन दो डायनेस्टी को कवर करेंगे, शुंग और कान्वा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डायनेस्टी। देखो, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल की बात करता हूँ, सीजीएल में आपके जीएस से देखो, टोटल जीएस और करंट अफेयर से मिला के 25 क्वेश्चन आने हैं प्री में, है ना। 25 में से भी अगर आपके एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री से, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, या तो एक या फिर दो, है ना। और इनमें से भी एक तो आपका मॉडर्न से पक्का रहता है, और अगर बाई चांस आ भी गया, मॉडर्न से नहीं आया, एंशिएंट से आया, तो एंशिएंट से भी ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे बहुत कम चांस होते हैं कि आए। इनसे तो ना के बराबर ही पूछता है, क्योंकि इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कई लाख गुना इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया ना, वैदिक एज हो गया। इसके बाद जो हमने लास्ट में बात करा अशोका के बारे में पढ़ा था, अशोका से क्वेश्चन आ जाते हैं, बुद्धिज्म से आ जाते हैं, जैनिज्म से आ जाते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेस, हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारा अगर इंटरनेट पे बुक्स में हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन भी इतनी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम देखेंगे, क्योंकि कवर तो हमें करना है। मान लो आपकी किस्मत खराब हुई और यहीं से क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे, बोलोगे तो हमने पढ़ा नहीं था, सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए अब क्वेश्चन आ गया तो अब क्या करें। तो इसलिए हमें पढ़ने तो सारे हैं, हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हमें कवर तो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही आज हम इन दो डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो ये आपको जो बैकग्राउंड है मैंने जो समझाई, अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं हमारी जो शुंग डायनेस्टी है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शुंग डायनेस्टी, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। जो इसका टाइम पीरियड चलता है वो चलता है आपका 185 बीसी से 73 बीसी तक, है ना। ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में ना ज़्यादातर जो टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आते, आपसे मतलब बुक्स के बारे में पूछ लेता है, और आपसे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मतलब ऐसे इस टाइप से टॉपिक आते हैं, मतलब वो आते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से टाइम से आपसे बहुत कम, ना के बराबर पूछता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी डिबेट्स रहती हैं, क्योंकि हमें जितनी हम पुरानी चीज़ों में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो उतने ही हमें टाइम से रिलेटेड ना काफ़ी मतलब फ्लक्चुएशंस मिलेंगी कि नहीं भाई ये फिक्स नहीं मिलेगा हमें। जैसे हम पास आते रहेंगे प्रेजेंट के, उतना ही हमें जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहेगा कि हाँ भाई, जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ, अब 1947 को, ये हमें पक्का पता है इसी साल हुआ था। अब कोई ये नहीं कह सकता किसी बुक में या किसी दूसरी चीज़ में ये नहीं मिलेगा कि 48 मिल जाए या 46 मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये पक्का पता है ना। ये इस टाइम पे जैसे हम मॉडर्न रहते हैं तो हमारे पास चीज़ें भी मतलब फिक्स रहती है, रिकॉर्ड्स रखने में भी हमें ईजी रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जितना हम पीछे जाएंगे तो उतना ही हमारे पास जो हिस्ट्री है हमारी वो धुंधली दिखेगी हमें थोड़ा। तो सेम चीज़ इसके अंदर भी है। अब देखो, शुंग डायनेस्टी है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया ही कि इसके जो फाउंडर हैं कौन है। फाउंडर है इनके पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र ठीक है। ये कौन है? ये है इनके फाउंडर, मतलब कि जिन्होंने स्टार्ट की थी। अब थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, इनके टाइम पे जो इनकी टेरिटरी थी वो मेनली थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया मतलब आप नॉर्थ इंडिया आप ऐसे समझ लो, जो आपका यूपी, बिहार और आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, मगध वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, यहाँ से आपका उत्तराखंड और आपका दिल्ली, हरियाणा, मतलब यहाँ तक
इनकी टेरिटरी थी, जिसके अंदर इनकी जो कैपिटल थी वो थी इनकी पाटलिपुत्र। ये हमने उनके में भी देखा था, जो इनसे पहले कौन थे, मोरेंस थे, उनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। और इन्होंने जो हमारी शुंग डायनेस्टी है, इन्होंने भी अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में ही रखी। ठीक है, अब देखो फायदा भी इनके पास ये हुआ ना, कैपिटल इन्होंने यहाँ क्यों रखी, इन्होंने महल बना बनाया मिल गया इनको, सब चीज़ इनको बनी बनाई मिल गई, एडमिनिस्ट्रेशन इनको बना बनाया मिल गया। भाई कहीं और जाके क्यों पैसा खर्च करें वहाँ जाके, जब सब कुछ इनको बना बनाया मिल रहा है पाटलिपुत्र में, तो फिर इसलिए तो यही रीज़न होता है इनका। ठीक है, इसके बाद आप याद रखना इनके टाइम पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब आज का जो पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया है ये आपका, है ना, बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो आ गया, इवन कि पाकिस्तान वाला, तो इसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जैसे कि आपने ये देखा होगा, तो ये वाला जो एरिया गुजरात के ऊपर वाला, कोई भी आता है अगर वेस्ट की साइड से कोई आएगा ना तो इस तरफ से ही एंट्री करता था। और इस तरफ पे आ रखे थे, कौन आ रखे थे, इंडो ग्रीक्स आ गए थे इस टाइम तक। इंडो ग्रीक्स ने भी अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहा, इस तरफ आना चाहा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उनको रोक दिया, वहीं पे अपोज किया। तो याद रखना ये भी कि ही अपोज्ड द इंडो ग्रीक्स अटैक ट्वाइस, मतलब 2 बार इसने उनको रोका। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने टेरिटरी भी एक्सपेंड की। पर इतनी भी एक्सपेंड नहीं करी कि पूरा एम्पायर बना रखे, पूरा इंडिया कब्जा लिया इन्होंने, इतनी भी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत आसपास चारों तरफ से इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड किया। ठीक है, इसके अलावा भी याद रखना, देखो अब जो ये पुष्यमित्र शुंग है ये एक ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण थे तो देखो क्या होगा, अब जो इससे पहले जो डायनेस्टी थी कौन सी थी, मोरेंस, वो बुद्धिज्म में बिलीव कर रहे थे अशोका के बाद। हमने देखा ना अशोका कैसे, अशोका के पापा जो थे वो बिंदुसार, वो जैनिज्म अपना लिया था उन्होंने, जैनिज्म का धर्म, है ना। जो अशोक थे उन्होंने क्या अपनाया, बुद्धिज्म। तो अशोक के बाद से जितने भी मॉडर्न रूलर रहे वो मोस्टली बुद्धिज्म को ही फॉलो करते रहे। उनके टाइम पे जो हिंदुज्म था वो बिल्कुल, और बाकी जो जैनिज्म था वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। तो ये कहा जाता है कि जो ये थे पुष्यमित्र शुंग, जो इनके मौर्यंस के अंदर लास्ट जो बृहद्रथ था उसके जो कमांडर थे, सेनापति थे, ये एक ब्राह्मण थे। अब जब ये पावर में आ रहे हैं और ये बिलीव कर रहे हैं, पर्सनली बिलीव कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं क्यों ना उसको ही प्रमोट करूँ, है ना। तो वही जब ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हिंदुइज्म को प्रमोट करा। प्रमोट कैसे करा, देखो इसके भी मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। प्रमोट कैसे करा, जो हमारी जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी उनको स्टार्ट करा। इसके अलावा इनके टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था वो भी रिवाइव हुआ। जब हिंदुइज्म में जो वैदिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही हैं तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो भी तो मतलब रिवाइव होगा ना, फिर से उभर के आएगा। और इनके टाइम पे जो संस्कृत थी, संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, बूस्ट किया, है ना। तो अब देखो जब हिंदुइज्म में प्रमोशन हो रहा है, वैदिक प्रैक्टिसेस फिर से स्टार्ट हो रही है, कास्ट सिस्टम हमारा फिर से रिवाइव हो रहा है, और जो संस्कृत लैंग्वेज उसको भी बूस्ट मिल रहा है, तो इससे क्या कहा जा सकता है, इससे यही तो कहा जा सकता है कि एक बहुत मतलब अपने जो धर्म था उसको अच्छे से प्रमोट कर रहे थे, अपने जिसको अपना जो पर्सनल जो इसको बिलीव था, इनका क्या नाम है, इनका हिंदुइज्म में, तो उनको ये प्रमोट कर रहे थे। जिस वजह से ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखोगे ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर क्या मिलेगा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलेगा जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने काफ़ी मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे, उनको भी तोड़ा। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। He destroyed many monasteries। ये आप इतना भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो यही पुष्यमित्र शुंग है ना,
ये जो हमारा जो सांची स्तूप है उसको फिर से रेनोवेट करवाते हैं। अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ही आल्सो रेनोवेटेड सांची स्तूप एंड बिल्ट स्टोन स्कल्पचर्ड गेटवे। अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सांची स्तूप की फोटो भी दिखाई थी, जो मैंने आपको पढ़ा रहा था स्तूप्स के बारे में, उसमें सांची स्तूप की मैंने फोटो लगा रखी थी। उसके अंदर अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे सांची स्तूप में ना एक गेटवे भी मिला हमें, ऐसे गेट होता है वहाँ पे, इस टाइप का गेट था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जटाका स्टोरीज है बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो मतलब डिज़ाइन बने हुए हैं, है ना, फिगर्स बनी हुई है इसके अंदर, स्टोरीज जो है, स्टोरीज के बारे में ही मतलब उन्होंने ड्राइंग्स के रूप में बना रखे हैं स्टोन्स के ऊपर। तो ये जो गेटवे है ये किसने बनाया था? ये इन्होंने ही बनाया था, पुष्यमित्र सुंग ने। कहाँ पे बनाया था? सांची स्तूप में, जो मैंने आपको दिखाया था वहीं पे, और उसको रिनोवेट भी करा था। तो वही मैंने लिखा है, ही ऑल्सो रिनोवेटेड सांची स्तूप एंड बिल्ट स्टोन स्कल्पचर्ड गेटवे। पत्थर का बना हुआ है पूरा, और पत्थर के ऊपर ही नक्काशी कर रखी है उन्होंने, तो जिसके वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की है कि इन्होंने काफ़ी जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, जो हमारे यज्ञ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम वो सैक्रिफाइसेस, है ना। उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए। कौन कौन से थे सैक्रिफाइसेस? तो आपको याद होने चाहिए, अश्वमेध, ये राम ने भी किया था, राम जी थे हमारे, उन्होंने भी अश्वमेध किया था, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा वाजपेय, ठीक है, अश्वमेध हो गया, वाजपेय हो गया, राजसू, ठीक है। तो ये वाले भी, तो 3 आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, अश्वमेध, वाजपेय और राजसू। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये कि सपोर्टेड संस्कृत ग्रामेरियन। संस्कृत ग्रामेरियन कौन होता है? जिसको संस्कृत की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, डीपली नॉलेज होती है, जो उसके रूल्स वगैरह भी लिखता है ना, संस्कृत लैंग्वेज के। तो उनको भी सपोर्ट किया, किसको? उनका नाम था पतंजलि। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एसएससी में या किसी भी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो पतंजलि संस्कृत ग्रामेरियन था, उसको सपोर्ट कौन से राजा ने किया? पुष्यमित्र सुंग। या फिर ऐसे भी आ जाता है, पुष्यमित्र सुंग ने कौन से ऐसे संस्कृत ग्रामेरियन को सपोर्ट किया या पैट्रोनेज किया? पतंजलि को। ठीक है, ये याद जाता है कि पुष्यमित्र, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, 1 2 3, और कोई दूसरा आपको रिचुअल लिख देंगे या फिर सेक्रीफाइस लिख देंगे और बोलेंगे पुष्यमित्र सुंग ने इन चारों में से कौन सा नहीं किया, इस टाइप से। तो आपको उस पर टिक करना है। या पूछेंगे, कोई एक दे देंगे इनमें से और 3 एक्स्ट्रा दे देंगे, तो पूछेंगे कौन सा किया, तो जो इन तीनों में से ऑप्शन में होगा उसको आपको टिक कर देना है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं इसके, ठीक है, एग्जाम्स में। तो इतना आपको ये जो पुष्यमित्र सुंग है इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, अब इनसे आगे बढ़ते हैं हम, इनसे आगे ज़्यादा नहीं है, भी खत्म ही है डायनेस्टी। इसके बाद आते हैं इनके बेटे, जिनका नाम होता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र सुंग के बारे में बस इतना आपको याद रखने के लिए काफ़ी था, ठीक है। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ना, इसके इधर उधर इतना, ये जो पुष्यमित्र सुंग है इनके बारे में जानना काफ़ी है। अब बात करते हैं अग्निमित्र की। देखो, अभी जो अग्निमित्र हैं ये कि कौन थे? ये हैं सन ऑफ पुष्यमित्र, इनके बेटे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बस एक चीज है जो याद रखने की है कि जो कालिदास है, या फिर ऐसा लिख देते हैं इसको, जो अग्निमित्र हैं ये हीरो हैं इन द पोएम ऑफ कालिदास। कालिदास की एक पोएम थी जिसका नाम था मलाविक
अग्नि मित्र। तो ये भी आप याद रखना, मालविक अग्निमित्र, ये पोएम थी, किसकी पोएम थी? कालिदास की। ठीक है, तो उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर के जो हीरो हैं, मेन जो हीरो हैं वो कौन है? वो अग्निमित्र ही है, जैसे नाम से पता चल रहा है। मालविक, यहाँ तक देखो आप, मालविक विक तक देखो, तो मालविक का एक्स्ट्रा लगाना है, और बाकी तो अग्निमित्र तो आपको इजीली याद रहेगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि इस मालविक अग्निमित्र में जो हीरो थे वो कौन थे, तो अग्निमित्र आ रहा है तो अग्निमित्र इनके हीरो हो जाएंगे, है ना। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। ये याद रखना है। तो इनके अंदर यही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं इनके लास्ट रूलर की। इनका जो लास्ट रूलर था उनका नाम था देवभूति। ठीक है, कौन था? लास्ट शुंग रूलर था देवभूति। इसको भी किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर, अपने ही मंत्री के द्वारा ये भी मारा जाता है। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के, उन्होंने किसको मारा था? बृहद्रथ को मारा था ना। तो वही देखो, कर्मा फिर से, मतलब कर्मा करता है काम अपना। अब सेम चीज दोहरा रही है, हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है कि जो देवभूति थे, इसी डायनेस्टी के लास्ट रूलर, उनके जो मिनिस्टर थे वो भी इनको मार देते हैं। कौन? किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। कौन थे इनके मिनिस्टर? उनका नाम था वासुदेव कानवा। ठीक है, इनको मार के, वासुदेव कानवा इनको मारते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे शुंग डायनेस्टी खत्म हो जाती है, एंडेड। और इसी के बाद जो कानवा डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, पूरे एरिया पे नहीं हो पाती। जो शुंग ने कब्जा रखा था, जैसे इनको मारा, ठीक है, लास्ट को मारा, और कुछ पार्ट पे फिर कानवा डायनेस्टी आ जाती है, और बाकी के कुछ पार्ट फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप में। तो ये आपकी थी शुंग डायनेस्टी। मैंने आपको पूरे एक ही उसमें बता दिया। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद आते हैं अग्निमित्र में। आपको ये याद रखना है, इनके बेटे थे। और जो मालविक, ये जो अग्निमित्र है, ये जो कालिदास की जो पोएम है, इसके अंदर हीरो कौन थे? अग्निमित्र थे। ठीक है, फिर लास्ट रूलर पता होनी चाहिए, देवभूति हैं, जो कि क्या होता है, इनके ही मिनिस्टर होते हैं एक वासुदेव कानवा, वो इनको मार देते हैं, और शुंग डायनेस्टी वहीं पे खत्म हो जाती है, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी कानवा डायनेस्टी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हमारी अगली डायनेस्टी जो है कानवा डायनेस्टी। ये इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बस आपको, जो इनके किंग्स हैं उनके बारे में आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार पूछ लेता है कि ये राजा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें इन्होंने इतना कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं करा, कुछ ऐसा वो नहीं करा इंपॉर्टेंट वर्क जो हम इनको याद रखें। इसलिए बाकी देख लेते हैं कि इनके जो क्या क्या है। अब मैंने आपको बताया जो इनके फाउंडर हैं, फाउंडर का क्या नाम है? इनके फाउंडर का नाम था वासुदेव कानवा। वासुदेव कानवा, है ना। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके टाइम पे भी जो इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कैपिटल भी इनकी वही रही, पाटलिपुत्र। क्यों रही? क्योंकि अगेन इनको कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब अलग से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है ना, इधर से उधर शिफ्ट करना पाटलिपुत्र, मतलब अपनी कैपिटल को इतना आसान नहीं होता। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इनकी जो कैपिटल थी वो, इनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। मौर्यंस की थी। इसके बाद हमारी जो इसके बाद आई शुंग डायनेस्टी, उनकी भी थी। और इसके बाद कानवा डायनेस्टी की भी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। और ये भी एक थे ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण थे। और इनके टाइम पे भी काफ़ी जो संस्कृत है इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए। संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारी, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुए। तो ये भी आप याद रखना। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आर्ट एंड कल्चर भी इनके टाइम पे काफ़ी फ्लरिश हुआ। ठीक है, इतना आप याद रखो, बहुत है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब जो इनके बाद जो आते हैं, इनके बेटे कौन होते हैं? भूमिमित्र। ठीक है, इनके बेटे होते हैं भूमिमित्र, जिनका अब जैसे ये था कानवा, सॉरी मैंने इनका टाइम पीरियड लिखना भूल गया। कानवा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो चलता है 73 से 28 BC तक। ठीक है, ये भी आप याद रखना, 73 BC से 28 BC तक इनका चलता है टाइम पीरियड।
इसके बाद जो हमारे जो वासुदेव कान्वा थे, इनका चलता है 73 से आपका 64 तक, ठीक है। और जो भूमिमित्र हैं इनका चलता है 64 से 50 तक, 64 से 50 BC तक। तो ये भी आपको इसके बारे में पता चलता है। अब इसके बारे में भी आपको जो भूमिमित्र है इनके बारे में भी आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे जो फेमस कान्वा डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो कौन है, भूमिमित्र, मोस्ट फेमस रूलर। इस डायनेस्टी में टोटल 4 रूलर आए हैं, जिसके अंदर सबसे जो फेमस है वो है भूमिमित्र। और ये बुद्धिस्ट थे, मतलब बुद्धिज्म में बिलीव रखते थे। इनके फादर जो थे वो ब्राह्मण थे, हिंदुइज्म में बिलीव रखते थे, और ये बुद्धिस्ट थे। और इन्होंने प्रमोटेड बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट करा, ठीक है। इतनी चीज आपको भूमिमित्र के बारे में पता होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं इनके बेटे कौन थे, इधर लिख देता हूं। इनके बाद आते हैं नारायण। ये कौन थे, सन ऑफ भूमिमित्र। ठीक है, इनके बारे में बस आप इतना याद रखो कि इनके बेटे थे, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा इनका टाइम पीरियड देख लो आप, 50 से चलता है इनका 38 BC तक, ठीक है। 50 BC से 38 BC तक, इतना पता होना चाहिए। फिर जो इनके बेटे थे, अब इनके बेटे आ जाते हैं जो कि लास्ट हमारे रूलर रहते हैं, जिनका नाम होता है सुशर्मन। ये सिर्फ 10 साल रूल करते हैं, 38 से 28 तक। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कौन है, सन ऑफ नारायण, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखना कि लास्ट कान्वा रूलर थे, ठीक है। और जो ये थे, अब लास्ट कैसे थे, इनको मार देता है कौन, सिमुक। सिमुक कौन है, अब सिमुक एक सतवाहन डायनेस्टी है, उन्हीं के ही रूलर थे सिमुक, फर्स्ट रूलर थे उनके सिमुक, फाउंडर भी थे सतवाहन डायनेस्टी के। वो जब हम सतवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप बस इतना याद रखना कि इनकी लड़ाई होती है जिसके अंदर मार देता है, किल्ड बाय सिमुक। और सिमुक कौन थे, रूलर ऑफ सतवाहन, ठीक है। सतवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, इनको मार देते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे एंड ऑफ कान्वा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी का एंड हो जाता है और सतवाहन डायनेस्टी आ जाती है यहीं पे। हालांकि ये पहले से ही अपने आप में कहीं और स्टैब्लिश थे, लेकिन इस राजा को मार के अब जो इनकी जो टेरिटरी है उस पर भी सतवाहन डायनेस्टी रूल करने लग जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सतवाहन डायनेस्टी कौन थी, कैसे उभरी, क्या इनके जो रूलर थे, सिमुक याद रखना आप, ये इनके फाउंडर भी हैं, याद रखना, फाउंडर भी किसके, सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं और रूलर भी हैं। तो जो सिमुक थे वो मार देते हैं किसको, लास्ट जो कान्वा डायनेस्टी है उनके जो रूलर हैं सुशर्मन, उनको मार देते हैं। और यहीं पे ही हमारी जो कान्वा डायनेस्टी है उसका भी एंड हो जाता है। अब सतवाहन डायनेस्टी के और इंडो ग्रीक्स की मैंने बात की थी, अगर आपको याद हो तो शुंग डायनेस्टी के अंदर भी याद की थी, जब पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने इंडो ग्रीक्स के भी अटैक्स को 2 बार रोका। तो इंडो ग्रीक्स कौन थे और सतवाहन कौन थे, इन सब के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है हमारी, इसको यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।